देखो बच्चों, इधर देखिए सब लोग, हम लोगों ने पढ़ा था B2H6। जो बेटा पहले मैंने आपको बताया था BH3। BH3 भी लेविस एसिड है और B2H6 भी लेविस एसिड है, समझे। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि B2H6 एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम लोग इसको हाइपोवैलेंट भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो B2H6 लेविस एसिड है और ये हाइपोवैलेंट भी है। हाइपो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइपोवैलेंट, समझे। तो बेटा क्योंकि ये एक लेविस एसिड है तो लेविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा कि B2H6 एक लेविस एसिड है तो ये लेविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, समझे। अब जब लेविस बेस के साथ ये रिएक्ट करता है ना, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। कुछ केसेस में दो इक्वल पार्ट में टूटता है, तब इसको हम लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। और कुछ केसेस में अनइक्वल पार्ट में टूटता है, तब इसे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कब कब सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है और कब कब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। अगर अगर आप ले रहे हैं लार्ज साइज और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस, क्वेश्चन में आ जाए कि कब इसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, तो जब आप बड़ा लार्ज साइज और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस ले रहे हैं, जैसे फॉस्फीन ले सकते हो। बेटा देखो ये एथिल है और बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और ये देखिए मेथिल है, यहां भी बीच में ऑक्सीजन है, तो इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। ये पायरिडीन है, मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए ये पायरिडीन होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ सभी जगह पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ सभी जगह पे हाइड्रोजन है। ये बेटा THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये भी मैंने आपको बता दिया एरोमेटिसिटी में। बेटा देखो ये था डाई मेथिल ईथर, इसमें से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो सल्फर के द्वारा, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल थायो ईथर। ये भी आप ले सकते हो। ये था डाई एथिल ईथर, यहां पर सल्फर आ जाए तो ये हो जाएगा डाई एथिल थायो ईथर। और ये है 3 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन। अब ये देख लो बेटा, H- एक छोटा लेविस बेस है, मगर फिर भी नॉर्मली सिमेट्रिकल क्लीवेज में लार्ज साइज और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस लिया जाता है। ये छोटा है मगर फिर भी सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएगा। मैंने स्टार बना दिया, यहां लिख लेंगे, भले ही ये साइज में छोटा है मगर ये सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएगा। अब ये होता क्या है, कैसे सर ये होता है, ये क्या चीज है सिमेट्रिकल क्लीवेज। बेटा देखो आपने पढ़ लिया, ये है B2H6, ये है B2H6, ये लीजिए। यहां पर हमने कोई लार्ज साइज लेविस बेस ले लिया है, या मैं लेविस बेस लिख रहा हूं, दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं, तो ये यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। देखिए ये BH3 अलग हो जाएगा और ये BH3 अलग हो जाएगा। इसके पास ये फ्री वैलेंसी बच रही है और इसके पास ये फ्री वैलेंसी बच रही है। तो देखो बेटा ऐसे ये H जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लेविस बेस जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ऐसे दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक बोरॉन का एक, दूसरे बोरॉन का दूसरा, समझे। यहाँ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं आपको, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। जबकि यहाँ पे भी टोटल 4 बॉन्ड थे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले तो बोलो बेटा किसकी प्रेजेंस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, तो स्ट्रॉन्ग और लार्ज लेविस बेस की प्रेजेंस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, समझे। ये H- एक छोटा है बट फिर भी एक्सेप्शनली ये भी सिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है। यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये लेविस बेस जुड़ेगा आकर के, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं तो दोनों में लेविस बेस जुड़ जाएगा, समझे। 4 बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्लीवेज होने के बाद बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा। तो देखो बच्चों पहले भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था,
अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तो बिफोर क्लीवेज एंड आफ्टर क्लीवेज अगर स्टेटमेंट आता है नो एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। क्या B2H6 का ब्रेकडाउन हो सकता है? क्या B2H6 का क्लीवेज हो सकता है? हाँ, अगर B2H6 की रिएक्शन लेविस बेस के साथ करा दें तो इसका क्लीवेज हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग और लार्ज लेविस बेस ले लेंगे तो इसे यहां पे होगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। बट अगर आप छोटा ले लेते हैं, H माइनस को छोड़ करके स्मॉल साइज ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस लेते हैं तो वहां होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो इसका दूसरा है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। किसकी प्रेजेंस में होगा? स्मॉल साइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग, स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग लेविस बेस अगर ले लेंगे, जैसे कि बहुत ही आसान एग्जांपल में ले लीजिए आप अमोनिया, अमोनिया ले सकते हैं। देखो बेटा यहाँ 3 डिग्री अमीन है, यानी कि 1 डिग्री अमीन ले सकते हो, 2 डिग्री अमीन ले सकते हो। तो यहाँ ले सकते हैं 1 डिग्री अमीन और ले सकते हैं 2 डिग्री अमीन। कैसे होगा देखो बच्चों, तो यहाँ फिर से ये देखिए ये B2H6 है, ये B2H6 है, ये देखिए। और यहां पर हमने लेविस बेस, देखो बच्चों इधर देखो, यहां फिर से हमने 2 मोल लेविस बेस ले लिया। अब यहां ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से टूटेगा, यहां से तोड़ दीजिए इसको ऐसे एक तरफ। देखो बेटा इधर देखिए, एक ही तरफ बेटा इसमें देखो, इसके देखो, ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। मगर इस बॉन्ड में तो इस बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था। ये जो बॉन्ड टूटता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही चले जाएंगे, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। बेटा जब किसी का इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जब किसी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो याद रखना जब यहां पे टूटेंगे ना तो 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, एक ये BH4 बनेगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, और दूसरा ये BH2 बनेगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। तो देखो बेटा यहां पे ये आपको पहला मिलेगा, ये BH4 है, ये देखिए यहां पे चार्ज आ जाएगा माइनस, या ऐसे लिख सकते हो BH4, यहां पे चार्ज माइनस है। बेटा यहां भी आप देख सकते हो 4 सिग्मा है, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब यहां देखो ये जो 2 बॉन्ड टूटेंगे ना, ये दोनों बॉन्ड पे लेविस बेस आ जाएगा। ये देखिए यहां पे दोनों जगह पे लेविस बेस आ जाएगा और इससे जुड़ जाएगा आकर के, समझे? तो यहाँ पे प्लस चार्ज आता, BH2 प्लस होता, उसके साथ ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये BH2 प्लस है, BH2 प्लस है और इसके साथ ऐसे ये लेविस बेस जुड़ेगा, समझे? तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो BH2 प्लस था ये, यहां पे आ गया 2 लेविस बेस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये ध्यान रखिए शुरुआत में BH2 प्लस था, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो चाहे सिमेट्रिकल क्लीवेज हो चाहे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो, दोनों बार हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp3 ही बना रहेगा। पहले भी sp3 था और अभी भी sp3 है। तो ये मैंने आपको 2 जगह, बेटा याद करो मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या आपको याद है? इसके मैंने 2 एग्जांपल्स बताए थे। पहला एग्जांपल क्या बताया था? B2H6, और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था? Al2CH3 होल 6, समझे? ये देखिए ये दोनों आपसे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। अब मैं आगे बता रहा हूँ कहाँ पे पाया जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जो दूसरा हमें इसमें देखना है बेटा, एक चीज और यहां पे मैं बता दे रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि BH3 खुद से अनस्टेबल होता है, समझे?
तो ये खुद को स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? डाइमर बना रहा है। तो डाइमर बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन फॉर डाइमेराइजेशन, बेटा क्या याद है मैंने आपको बताया था, BF3 अपना डाइमर नहीं बनाता है, BCl3 भी अपना डाइमर नहीं बनाता है। BF3 अपना डाइमर नहीं बनाता है, देखो बेटा BF3 अपना डाइमर नहीं बनाता है क्योंकि फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन है साइड एटम, साइड एटम के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर होता है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को खत्म कर देगा, समझे? तो जब साइड एटम के पास लोन पेयर था तब वो डाइमर नहीं बना रहा था। यानी कि अगर आपको डाइमर बनाना है तो साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, साइड एटम के पास माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो साइड एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, पहली बात। बेटा देखो दूसरी बात है, आपने देखा था कि BH3 अपना डाइमर बना रहा था, ये था बोरॉन। ये जो बोरॉन है, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल था, वेकेंट ऑर्बिटल था। तो अगली कंडीशन है जो सेंट्रल एटम है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन, सेंट्रल एटम should have vacant ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एटम के पास। और फिर बेटा एक चीज और बताया था, क्या किसी को याद है? BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाता है। तो एक तो बताया था बेटा ये ऑलरेडी इसको स्टेबलाइज कर देता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, दूसरा बताया था यहाँ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड पाया जाता था। फिर तीसरा बताया था कि अगर पूरा मेहनत करके आपने B2Cl6 बना भी दिया तो भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बताएगा क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्राउडिंग। तो डाइमर बनाने के बाद क्राउडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तभी डाइमर बन पाएगा। तो आफ्टर डाइमेराइजेशन क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, शुड नॉट प्रेजेंट, क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये कुछ कंडीशन है। देखो बेटा मैं यहाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। तो B2H6 एक लेविस एसिड होता है, ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए अगर इसकी लेविस बेस के साथ रिएक्शन करा दें तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर आप लार्ज और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस ले लेंगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, अगर स्मॉल और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस ले लेंगे तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन होगा। सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन में BH3 अलग हो जाएगा, दोनों में लेविस बेस ऐसे जुड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा बोरॉन का, पहले भी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन था, अभी भी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे वही बना रहेगा, सेम बना रहेगा। मगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन में बेटा एक तरफ ये H चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसी के पास चले जाएंगे तो BH4 माइनस और BH2 प्लस बनेगा, इसी पे दोनों बॉन्ड पे लेविस एसिड जाकर के जुड़ जाएंगे। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। पहले भी हाइब्रिडेशन इसका sp3 था, अभी भी हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। तो बोल रहे हैं डाइमर बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? बोल रहे हैं भैया यहाँ साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और डाइमर बनाने के बाद क्राउडिंग इतनी ज्यादा ना हो जाए कि सेंट्रल एटम मर जाए, समझे? यानी कि क्राउडिंग इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको B2H6 के बारे में बताई और ये बताया कि कैसे कैसे डाइमर बन सकता है, क्या इसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है। बेटा ये पहले जब P ब्लॉक आपके सिलेबस में था, ये NCERT की लाइन है, NCERT में दिया हुआ है कि किस तरह से B2H6 का क्लीवेज होता है, समझे? बस करिए इसको।
तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये देखिए हम बात कर रहे हैं AlCl3 की। AlCl3 को अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये एल्यूमिनियम है और यहां पर ये क्लोरीन है। बेटा देखो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो मैंने आपको बताया था बेटा देखो ये एक A एटम है और एक ये B एटम है। अगर यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पहली चीज। तो AlCl3 गेट स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए। AlCl3 गेट स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। AlCl3 स्टेबलाइज है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बोलो बेटा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोलो भाई। तो देखो बात सही है सर, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? अरे इधर देखो, बैक बॉन्डिंग के लिए देने के लिए लोन पेयर होना चाहिए और लेने के लिए खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए। बताइए तो ये सही है कि गलत है? अब आधा दिमाग कह रहा सही है और आधा दिमाग कह रहा गलत है। क्यों? आधा आधा हो गया, दिमाग 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या कह रहा दिमाग? कुछ कह भी रहा है कि कुछ भी नहीं कह रहा है? अच्छा गलत है। काहे गलत है बेटा? बस सर यही नहीं याद है, हैं? हाँ, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड का मेंबर है और ये भी थर्ड पीरियड का मेंबर है। मैंने आपको बताया है ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। बोलो बच्चों सबसे अच्छी कहाँ होती है? 2p 2p में, उसके बाद 2p 3p में, और उसके बाद 3p 3p में तो बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है भैया। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। AlCl3 स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। इसलिए फिर सर AlCl3 की स्थिति देखो। अरे भैया इसकी तो बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ा परेशान है, हैरान है। ये देखिए AlCl3 है, इसके पास ये सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बेटा बताया था जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है उनको हाइपोवैलेंट कहते हैं। तो ये हाइपोवैलेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये होगा लेविस एसिड। तो AlCl3 लेविस एसिड होता है, हाइपोवैलेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां AlCl3 को यूज करते हैं उसका काम वही होता है, लेविस एसिड की तरह से ही काम करता है। तो AlCl3 जो है ये भी बेटा अपना डाइमर बनाएगा और इसके 2 मोल जो हैं आपस में रिएक्ट करके ये बना देगा Al2Cl6। Al2Cl6 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए बेटा अगर आप यहां देखोगे एल्यूमिनियम के भी वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 3 होता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, 1 क्लोरीन का, यहाँ पे भी 1 एल्यूमिनियम का और 1 क्लोरीन का, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 के तीनों खर्च हो गए। अब यहाँ पे देखिए इसको चेक करिए, 1 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, 1 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए फिर से 1 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन और 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आते आते एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन जो है खर्च हो जाते हैं। बट यहाँ क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को कोऑर्डिनेट कर देगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा। अब यहाँ पे फिर से देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और यहाँ पे भी कितने हो गए? 2। तो अगर आप इसको चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एटम है और इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 4। तो यही जो बॉन्ड है इसी को बोलेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा
फिर से यहां पे अगर आप दूसरी साइड में देखते हैं तो ये भी जो आपको दिख रहा है ये भी सेम है, इसको भी बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है। दूसरी चीज यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, तो हाँ बेटा ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप देख रहे हैं अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अगर ये स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन Al2Cl6, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। बोल रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन Al2Cl6, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसा कि पहले मैंने आपको B2H6 के केस में बताया था, ये जो सारे के सारे चारों क्लोरीन हैं, ये जो मैं रेड से गोला बना रहा हूं, इनको बोलेंगे टर्मिनल क्लोरीन। टर्मिनल क्लोरीन, ये जैसे मैंने B2H6 में बताया था, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल क्लोरीन है। ये सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे, ये सेम प्लेन में है, सेम प्लेन पर हैं, समझे। जबकि ये वाला क्लोरीन ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा, ध्यान रखिएगा। और ये वाला क्लोरीन भी ये परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा। इनको बोलेंगे ब्रिज क्लोरीन, ये ब्रिज क्लोरीन एटम है, ब्रिज क्लोरीन एटम है। दोनों एल्यूमिनियम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पे भी वो सारी चीजें लगेंगी। देखिए यहाँ पे मैं अलग फिर से बना दे रहा हूं एक साफ सुथरा डायग्राम। ये लीजिए, सेम बेटा, अगर ये बाहर का बॉन्ड एंगल आप θ1 ले रहे हैं, अंदर का एक बॉन्ड एंगल θ2 ले रहे हैं, तो थीटा जैसे B2H6 में बताया, तो यहाँ पे भी बेटा देखो, ये बाहर वाले क्लोरीन जो है ओपन है, ये फ्रीली थोड़ा सा फ्री है, अंदर वाले ये दोनों बंधे हुए हैं, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल θ1 ग्रेटर देन θ2, आउटर बॉन्ड टर्मिनल बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इंटरनल बॉन्ड एंगल कम होगा। दूसरा बेटा ये देखो फिर से, ये जो वाला जो बॉन्ड है ना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसकी बॉन्ड लेंथ L1 है, और ये ब्रिज बॉन्ड, ये देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ L2 है, तो यहाँ पे L2 ग्रेटर देन L1, L2 ज़्यादा होती है और L1 कम होती है। और सेम उसी तरह से जैसे बताया था, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पे भी इसकी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, समझे। तो अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम लोग मान ले E2, इसकी बॉन्ड एनर्जी E2 है और इसकी बॉन्ड एनर्जी E1 है, तो E2 ग्रेटर देन E1, E2 E1 से ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया, हाँ ये सारी चीजें। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, देखो सबसे पहले यहां अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। अब बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, कि AlCl3 इज लेविस एसिड एंड Al2C, फिर से अगला स्टेटमेंट है, बोथ AlCl3 एंड Al2Cl6 आर
लेविस एसिड, बताइए अभी भी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम किस पीरियड का मेंबर है? थर्ड पीरियड का मेंबर है। बेटा बताया था थर्ड पीरियड में आता है 2s 2p और 2 मतलब 3s 3p 3d, 18 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। हैं कितने? 8। तो अभी भी इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि इसको भी क्या होना चाहिए? लेविस एसिड होना चाहिए था, मगर होगा नहीं। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, है ना। चलिए, तो कह रहे भैया ऐसा है, ये बात सही। फिर से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये स्टेटमेंट, क्या AlCl3 लेविस एसिड है? Al2Cl6 भी लेविस एसिड है? नहीं, फॉल्स हो गया, फॉल्स। अब अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, Al2Cl6 इज नॉट लेविस, या ये एसर्जन है, ये एसर्सन है। Al2Cl6 इज नॉट लेविस एसिड, और इसका रीजन दे रहे हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। बोलो बेटा, अब इसका आंसर क्या होगा? तो एसर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो एसर्सन करेक्ट है, करेक्ट है, और रीजन फॉल्स है। समझे? सर फिर क्या है बताओ? आप तो बोल रहे हो कि ये नहीं ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, जबकि इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है। भैया वेकेंट ऑर्बिटल भी है, फिर भी ये लेविस एसिड नहीं है। बताइए, आप तो यही बता रहे हो कि वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो लेविस एसिड होगा, मगर इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है, फिर ये लेविस एसिड क्यों नहीं है? बताइए क्यों? क्वेश्चन है क्यों। हाँ, जो क्लोरीन है ना, देखो बेटा, ये जो क्लोरीन, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ये देखिए जरा सा, सभी ओर से देखो, ये है एल्यूमिनियम और ये चारों ओर से क्लोरीन है। तो क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा हो। भाई एक बात बताइए, लेविस एसिड कौन है? कौन है लेविस एसिड? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो कोई पक्का इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। अब भैया इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला जब एल्यूमिनियम के पास पहुंच पाएगा तब तो डोनेट करेगा, मगर यहां आप देख रहे हो ये मोटे मोटे भारी भारी पहलवान पहलवान क्लोरीन ने इसको घेर के रखा हुआ है, तो कोई बेचारा गरीब जो है लेविस बेस इसके पास जा ही नहीं पाएगा, डर करके भाग जाएगा। इसको बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट, समझ रहे हो? क्राउडिंग इफेक्ट, भीड़ भाड़ वाला प्रभाव। चारों ओर से सोचो, खूब बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान है, खूब बड़े बड़े 6 पहलवान है, चारों ओर से सराउंड करके चल रहे हैं, प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा, एकदम एल्यूमिनियम दिखाई नहीं दे रहा, डोनेट क्या करने आएगा? समझे? तो यहां पर लेविस बेस आ ही नहीं पाएगा, तो ये लेविस एसिड नहीं है। अगर रीजन में दिया है वेकेंट डी ऑर्बिटल तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, मगर फिर भी ये लेविस एसिड नहीं है। रीजन है क्राउडिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। मोटे मोटे पहलवान पहलवान, भारी भारी, 6 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम, बहुत नाइंसाफी है। कहते हैं ना, एल्युमिनियम 2 और क्लोरीन 6, कैसी नाइंसाफी है कि नहीं? तो आइए वापस यहाँ पे, तो फिर से बेटा अब अगला एसर्शन लिख रहा हूं मैं, सारी चीज आपको एसर्शन रीजन से ही बता रहा हूं कि Al2Cl6 इज नॉट लेविस एसिड। Al2Cl6 लेविस एसिड नहीं है। रीजन ड्यू टू क्राउडिंग ऑफ बल्कि क्लोरीन एटम, भारी भारी मोटे मोटे क्लोरीन एटम के कारण। और यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। तो बेटा देखो, एक तो हमारे सिलेबस में एक ये था
Al2Cl6 जहां पे होती है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और एक और है हमारे सिलेबस में, देखो बेटा, ये है Al2OR होल 6, ये लीजिए। सेम यहां पे भी पाया जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आ चुका है, आपके पेपर में आ चुका है। इसमें भी सेम यहां पे देखिए, ये Al है, ये लीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर से ये जो बॉन्ड दिख रहा है हमको, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और नीचे की ओर भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा, समझे। यहाँ पे R की जगह मेथिल भी रख सकते हो, एथिल भी रख सकते हो। तो R की जगह मेथिल रख देते हैं, तो Al2OCH3 होल 6 हो जाएगा। इसका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा। ये देखिए दूसरा, ये भी लिख सकते हैं Al2OET होल 6, यहाँ एथिल भी लगा सकते हो। ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। मैंने बनाना बॉन्ड बता दिया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बता दिया, और ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बता दिया। उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तो ये बेटा, ये भी एक कार्बन का सब ऑक्साइड है, फॉर्मूला है C12O9, है ना। अभी देखिए स्पाइडरमैन मूवी आई हुई है, इसको केमिस्ट्री का स्पाइडरमैन बोलते हैं। ये देख लीजिए, इसे केम स्पाइडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में ना मकड़ी के जाले के जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग केम स्पाइडर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ ही जाए कि किसको बोलते हैं केम स्पाइडर, तो ये आंसर हो जाएगा C12O9। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सेंट्रल एटम का नंबर ज्यादा होगा ऑक्सीजन के एटम से, तो उसको हम लोग सब ऑक्साइड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी सेंट्रल एटम का नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा। तो देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी एक सब ऑक्साइड है। एक ये भी देखिए बहुत अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स का। बेटा कई बार तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया है, इसका फॉर्मूला ही आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया है, नीट में आया है। क्या होता है बोरेक्स? Na2B4O7.10H2O। और डिटेल में कभी कभी वो जर्नल फार्मूला नो पूछ करके इसका सही वाला फार्मूला पूछ लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला है 2Na B4O5OH होल 4 -2.8H2O। ये इसका एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों दे दिए जाएं तो ये सही होगा, ये वाला उतना सही नहीं माना जाएगा। अब यहाँ इसका हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, तो इसके दो पार्ट है, एक तो ब्रैकेट के अंदर और दूसरा ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है? तो बेटा देखो, यहाँ पे 4 बोरॉन है, 4 बोरॉन है जो कि सेंट्रल एटम की तरह से काम कर रहे हैं। ये देखिए 4 बोरॉन हैं जो कि यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो बेटा, मैंने आपको बताया है, ये देखिए बोरॉन बोरॉन के बीच में जब ऑक्सीजन आ जाता है
इसको कहते हैं ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर कितनी ऑक्सी लिंकेज है। देखो बेटा, तो यहां पे कितनी ऑक्सी लिंकेज दिखाई दे रही है आपको? 4 ऑक्सी लिंकेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर बोल ले बेटा, अब यहां पे फिर ये OH बेटा ये साइड एटम की तरह से जुड़े हुए हैं, तो 4 OH जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट या साइड एटम के फॉर्म में। अब देखो सब लोग देखो इसे, ये जो एक ऑक्सीजन है ना, ये भी आ जाता बेटा, ये लेविस बेस है, इसके ऊपर चार्ज -2 है, ये इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। देखो बेटा, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1। यहां चार्ज कितना आएगा? -1। और ये इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, यहां चार्ज आएगा -1। तो बेटा इसके ऊपर पहले क्या था? -2, अब क्या आ गया? +2। तो ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये दोनों बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज बना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ये जो एटम है ये कैसे काम कर रहा है। तो ये ऑलरेडी बेटा एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सुन लीजिए, ये एक बार पूछा जा चुका है, ये जेई एडवांस में आया था कि ये यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन कैसे काम कर रहा है। या स्ट्रक्चर से पहले भी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कितने BOB बॉन्ड है, ऐसे पूछ लिया। तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 5 इसमें BOB बॉन्ड है। तो इसमें BOB क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने तरीके के बॉन्ड है, क्या इसमें BOB बॉन्ड है? हाँ सर, इसमें BOB बॉन्ड है। क्या इसमें BOOB बॉन्ड है? बोलो बेटा, क्या इसमें BOOB बॉन्ड है? तो नहीं, यहाँ पे BOOB बॉन्ड नहीं है। समझ में आया? ऐसे ये कैसे काम कर रहा है? लेविस बेस की तरह से काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है? ऑक्सी लिंकेज की तरह से काम कर रहा है। तो 4 इसमें ऑक्सी लिंकेज हैं और ये एक लेविस बेस है, ध्यान रखिएगा। अब सर बाहर देखो क्या है, तो बेटा बाहर में ये आयन है और ये वाटर बताया था। वाटर क्या होता है? डाइपोल होता है। तो वाटर इसके साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ये ब्रैकेट के बाहर का स्ट्रक्चर है। अब एक देख लीजिए, ये दे दिया जाए C3N3Cl3, बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर है, ऐसा आ जाए तो बेटा बेंजीन बना देना। बेंजीन के 3 कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना और कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ देना। अब आप यहाँ पे अगर देखते ही हो ना, इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा, एक ये वेक्टर आएगा, एक ये वेक्टर आएगा और एक ये वेक्टर आएगा। आपको मालूम है 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। सिस्टम बेटा, इस कार्बन को चेक करोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 आएगा। और क्योंकि sp2 आ रहा है तो ये प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो तो 2 2 4 और 2 6, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका? सेम आ जाएगा। इस पे जगह आप एजाइड आयन लगा देंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा अभी तक जो पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, शेप पढ़ा, पोलर नॉन पोलर पढ़ा और VBT पढ़ी। VBT पढ़ी थी। VBT से पहले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है, बेटा थोड़ा पढ़ भी लो, मोबाइल रख लो बैग में, अच्छा लगेगा। बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, बोले बेटा VBT में आपने देखा था कि हमने मॉलिक्यूल बनाया था, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया था। अब VBT के बाद MOT की भैया एक बात बताइए, क्या ज़रूरत पड़ गई? पहले तो यही है कि MOT की हमको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो पक्का है आप MOT की बात कर रहे हो, यानी कि VBT कुछ चीज़ें नहीं बता पाई होगी। तो VBT कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर गई, कौन कौन सी चीजें VBT नहीं बता पाई, क्या ड्रॉबैक हैं VBT के। तो बोल रहे हैं VBT के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स VBT
वीबीटी के ड्रॉबैक। ठीक है, देखो बेटा सुनो ध्यान से। तो बोल रहे हैं यहां पर बेटा देखो, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, सुनिए, वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन, ये देखिए ये ऑक्सीजन है बेटा। एक टर्म आता है पैरामैग्नेटिक और एक टर्म होता है डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल को बोलेंगे डायामैग्नेटिक। भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, आपने यही बताया 6 ग्रुप है, और इसने देखो दो दो शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 2 ये बचे 2 ये बचे। ये देखिए, बताइए क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको? बताइए, देखो यहां पे ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये सारे और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। ये वीबीटी ने बताया था। ये किसने बताया है? वीबीटी ने बताया है। इस हिसाब से ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? बोल रहे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए डायामैग्नेटिक। ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक होना चाहिए। मगर एक्चुअली बेटा जब बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया और ठीक से स्टडी किया गया तो पता चला ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है। तो यहां पे गलत हो गई जा करके। वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी ऑक्सीजन के मैग्नेटिक नेचर को, इसके पैरामैग्नेटिज्म के बारे में ये नहीं बता पाई। तो एक्चुअली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है। दूसरा और क्या ड्रॉबैक था? अभी हमने पढ़ाया आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा दिया, बनाना बॉन्ड पढ़ा दिया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा दिया। जबकि वीबीटी ने तो आज तक बस यही बताया था कि 2 एटम होंगे, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन भी वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ध्यान रखिएगा, तो बनाना बॉन्ड को भी वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं किए कर पाए, समझे? तो दूसरा ड्रॉबैक, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन formation of 3 center 4 electron bond and 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, समझे? तो वीबीटी ना ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बता पाई और ना ही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बता पाई, समझे? तो ये कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाई, मतलब बता नहीं, मतलब इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाई। एक चीज और है, बताइए, एक और प्रॉब्लम में आ गए वीबीटी। कह रहे हैं देखो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं H2 की, तो वीबीटी ने कहा ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। तो ये बात तो वीबीटी बता ले गई, मगर अगर मैं बोलता हूं H2 माइनस, तो यहां पे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लीजिए, अगर मैं करता हूं O-2, ये भी नहीं बता पाई। तो बोल रहे हैं ये जो है जहां पे बॉन्ड के मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, एक तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन ही है और ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में भी वीबीटी कुछ नहीं बता पाई। तो वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो वीबीटी भी तो बोल रहे, एक तो ऑक्सीजन के बारे में ये बता नहीं पाई थी, इन्होंने कहा था ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होना चाहिए, मगर बाद में पता चला ये तो पैरामैग्नेटिक है। बनाना बॉन्ड के बारे में नहीं बता पाई, और एक्चुअली में ये कोई ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता ही नहीं पाएगी, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है। ये तो पहली बात है
कि क्या वीबीटी नहीं कर पाई। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि वीबीटी से कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, और एमओटी से कोई काम करेंगे तो उसमें क्या होगा। एमओटी से मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, और वीबीटी से मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो देखो बेटा, इसको बोल रहे हैं कंपैरिजन। ये लीजिए, वीबीटी एंड एमओटी बोल रहे हैं। अगर आप बात करते हो वीबीटी की और आप बात करते हो एमओटी की, देखो बेटा, जब वीबीटी, बेटा वीबीटी में आपको बताया था, जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैपिंग होती है अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की। तो वीबीटी में जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए, ये एक कोई ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखिए, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। ये लीजिए, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। ये बताया था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। दोनों के न्यूक्लियस को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे, इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। तो यहां मॉलिक्यूल बनाने के पहले भी देखो दोनों एटम अलग अलग दिख रहे थे ना, और मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं प्रॉपर, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन है। तो बोल रहे हैं वीबीटी में ये बोला गया है कि मॉलिक्यूल वीबीटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बनाने के पहले और मॉलिक्यूल बनाने के बाद में एटम की आइडेंटिटी बनी रहती है। मगर एमओटी में बेटा, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, यहां पे वैसे दो तरीके का होता है। एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं अगर बात करता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहां पे ये देखिए, अगर ये दो ऑर्बिटल आप लेते हो, दो ऑर्बिटल लेते हैं, तो यहां पे इस तरह से फाइनल, ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। इसमें देख करके ये नहीं पता चल रहा ये कौन सा ऑर्बिटल है, समझे। या फिर अगर आप ये लेते हो एंटी बॉन्डिंग वाली, हम लोग कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन लेते हैं, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग की बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ इस तरह से ABMO बनता है, ये BMO है, ये BMO है, ये ABMO है। मगर इन दोनों को ही अगर आप देखो तो पता नहीं चल रहा कि ओरिजिनली क्या थे, ओरिजिनली ये क्या थे। तो ये कह रहे हैं कि VBT के अनुसार जब बॉन्ड बनाते हैं, जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनिशियल जो आपके इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। मगर एमओटी में जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर मतलब आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है, समझे। तो ये मैं सीधे फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, according to VBT during molecule formation, identity of individual atomic orbital remain after molecule formation। बोल रहे हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बनाने के बाद इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी बनी रहती है, मगर एमओटी के हिसाब से आफ्टर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल लॉस्ट। बोल रहे हैं अगर मॉलिक्यूल बनाओगे तो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई मतलब नहीं बचेगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, समझे। जबकि यहां पे ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी बनी रहती है मॉलिक्यूल बनाने के बाद, समझे।
ये तो कुछ इसके कंपैरेटिव पॉइंट्स थे। अब जर्नल पॉइंट्स क्या होता है, नोट करिए इसको।